हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल द पंकज क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम बताते हैं आपको कि हमने इसके पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया और विस्तृत रूप से अध्ययन किया, और मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आप सब देख चुके होंगे। यदि ना देखे हो तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें और जाने कि क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय, क्या काम होता है हमारे भारत सरकार में। तो दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के निचले स्तर पे आता है, कह सकते हैं कि राज्य में उनका काम होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। ठीक है, और हमने आपको उस दिन बताया था न्यायपालिका, तो ये न्यायपालिका के ही अंग हैं हमारे भारत में। कुछ बेसिक रूप से हमने आपको बताया था कि हमारे भारत में जो है न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है, और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका ढांचा है, वो जो है एक ऊपर से निचली स्तर में ढाला गया है, या कह सकते हैं एकीकृत रूप में ढाला गया है। और फिर जो ये न्यायालय है ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, अर्थात यह कह सकते हैं इन पे किसी का दबाव नहीं होता है। ये पक्ष विपक्ष की पार्टियों को ना देखकर अपने मुद्दों पे जो न्याय होता है उसके पक्ष में न्याय का काम करती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम चलिए अध्ययन करते हैं हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। तो देखेंगे आज हम उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उच्च न्यायालय। तो हम आपको बताए थे उस दिन कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। कुछ इस तरीके से हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्थात यह कह सकते हैं कि इसे एकीकृत रूप में ढाला गया है। और हमें यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिलता तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, फिर हाई कोर्ट में यदि हम संतुष्ट नहीं होते हैं तब हम कहाँ पे अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, हम हाई कोर्ट में जहां तक है संतुष्ट हो जाते हैं, और नहीं संतुष्ट होते हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसमें बाध्य नहीं है कि आप हाई कोर्ट तक ही रहिए, आपका जो न्याय संबंधित है वो हाई कोर्ट में ही हो जाएगा। यदि आपको वहां पे न्याय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो है वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट। तो अब आप न्यायपालिका के विषय में तो हमने आपको बताया न्याय देने का काम करती है, और न्यायपालिका का यही स्ट्रक्चर है जो न्याय देने का काम करती है। न्यायपालिका की यही अंग है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यदि हम हाई कोर्ट की बात करें दोस्तों तो कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं, उनको पहले हम देखेंगे। उन पे प्रमुख आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 240 में यह कहा गया है कि राज्यों के लिए, ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था की जाएगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारे संविधान में वर्णित है कि आर्टिकल 214 के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा एक आर्टिकल हम देखेंगे, वो है आर्टिकल 216, अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 इसकी गठन संबंधित बातों का वर्णन करता है। ठीक है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 216 इसके गठन संबंधित बातों का वर्णन करता है। उसके बाद फिर आर्टिकल हम देखेंगे एक और, आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 यह कहता है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए
राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। हमने देखा दोस्तों कि अनुच्छेद 231 यह कहता है एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। तो इसको समझते हैं कि इसका मतलब ये क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि दोस्तों यह नहीं है कि कोई एक राज्य है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये एक हाई कोर्ट है, ठीक है, यह हाई कोर्ट है और उसके बाद ये दो राज्य हैं, ठीक है। तो ये बाध्य नहीं है कि एक राज्य के लिए सिर्फ एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। अगर मान लीजिए कि यह राज्य छोटा है या यहाँ पे इसकी उपलब्धता नहीं है तो इस राज्य का भी न्याय का जो काम है यह एक हाई कोर्ट कर सकती है। तो आर्टिकल 231 में यही कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। तो यही इसका मतलब था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और यदि समझ में आ गई हो तो प्लीज अब लाइक कर दीजिए और आगे समझते चलिए। यदि आगे भी समझ आता है तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम इनके बेसिक एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। हम देखेंगे न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या, अर्थात यह कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय में, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से तय होती है और कौन तय करता है। तो पहली चीज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति महोदय जी, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी यह संख्या तय करते हैं और किसके आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे। ध्यान देंगे, जनसंख्या के आधार पे। हमने देखा न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। एक राज्य में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो उसमें कितने न्यायाधीश होंगे तो ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति। तो ऐसा नहीं है कि हर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या समान होती है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है वहां उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। अब जनसंख्या क्यों रखा गया, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि जनसंख्या पर ही कह सकते हैं निर्भर होगा कि वहां पे मुकदमे कितने दर्ज होंगे। अब जनसंख्या अधिक है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे मुकदमे भी अधिक दर्ज होंगे। तो मुकदमे अधिक दर्ज होंगे तो न्यायाधीशों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए, तभी तो वे न्याय देने के काम में समर्थ हो पाएंगे। अर्थात यह कह सकते हैं कि यदि संख्या कम रहेगी और मुकदमे अधिक दर्ज रहेंगे तो एक ही मुकदमे को कह सकते हैं, एक मुकदमे पे न्याय संबंधित बातें रखने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जनसंख्या के को आधार मानकर वहां के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो हमने देखा कि न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं और जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इनके नियुक्ति संबंधी बातें देखेंगे, ठीक है, नियुक्ति। अब यदि हम नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 217 में इनकी नियुक्ति संबंधित बातों का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, आर्टिकल 217। अब हम बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और किसके आधार पर, ठीक है। तो अगर हम नियुक्ति की बात करें, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था दोस्तों कि जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की या न्यायाधीशों की, वे करते कौन है, जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते थे वो राष्ट्रपति महोदय जी करते थे, और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ही करते हैं।
ध्यान देंगे, उनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा होती है। अब हम देखेंगे कि क्या ये राष्ट्रपति महोदय जी किसकी सलाह पर, ठीक है, किसकी सलाह पर इनके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि उन्हीं के न्यायाधीशों की, अर्थात हमें याद होना चाहिए, हमने बताया था आपको कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम हमने आपको बताया था कि कॉलेजियम सिस्टम को आज भी हमारे भारत में अपनाया गया है और उसमें चार सदस्यों, 4 न्यायाधीशों की एक पीठ होती है और उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय जी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे, ठीक है, वहां पे हमने देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें आज हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। तो यहाँ भी बात उठती है किसकी सलाह पर, तो किनकी सलाह पर, तो सलाह में हम देखेंगे पहली चीज तो इनके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर, ध्यान देंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर, न्यायाधीशों की सलाह पर, यहाँ पे देखेंगे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। फिर दूसरा चीज देखेंगे उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, उस राज्य के, क्या कह सकते हैं, राज्यपाल के, उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर। तो हमने देखा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेंगे और राज्यपाल के सलाह पर किसकी नियुक्ति करेंगे, वे ये करेंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब बात बचती है कि ये तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, उसके बाद अन्य न्यायाधीश भी होंगे, अकेले मुख्य न्यायाधीश तो कार्यभार संभालेंगे नहीं किसी एक हाई कोर्ट का, तो अन्य न्यायाधीश, यहाँ भी अन्य न्यायाधीश होंगे। तो उन अन्य न्यायाधीशों की यदि बात करें हम, अन्य न्यायाधीश, अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो करेंगे तो ही राष्ट्रपति महोदय जी, ठीक है, करेंगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय जी। पर यहाँ पर इन तीनों की सलाह, इन तीनों जनों का सलाह लेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सलाह देंगे राज्यपाल के सलाह पर, उसके बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो चुकी रहेगी और इनके सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको नियुक्ति संबंधित बातें समझ में आ गई होंगी और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे योग्यता, ठीक है, अब हम देखेंगे योग्यता। देखेंगे योग्यता। तो दोस्तों, योग्यता में अक्सर हम बातें सीखते हैं कि वे भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ भी वही पहला पॉइंट हम देखेंगे कि वे भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक हों। अब नागरिक हो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वे जन्म से हों, वे जन्म के बाद भी यदि भारत के नागरिक होते हैं, नागरिकता हासिल करते हैं, तो वे भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें योग्यता, वो भारत के नागरिक होने का योग्यता उन्हें प्राप्त है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी, कह सकते हैं कि किसी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुके हों। फिर इसी में एक पॉइंट और देखने को मिल सकता है, या कह देंगे या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में वकील रह चुके हों, वकील रह चुके हों। तो हमने देखा दोस्तों कि किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हों या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकील रह चुके हों। तो वे किस पद के लिए, क्या कहते हैं,
बन सकते हैं न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों इसमें आगे है कि दोनों जन शपथ किसके समक्ष लेते हैं। ठीक है, दोनों जन शपथ किसके समक्ष लेते हैं। यदि हम शपथ की बात करें दोस्तों, तो हमने वहां पे देखा था सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वे शपथ वे लेते थे राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, वे शपथ लेते थे राष्ट्रपति के समक्ष। अब यहाँ पे हाई कोर्ट को हम देखेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट की यदि बात करें दोस्तों, तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि ये लेंगे अपने जो है राज्यपाल के समक्ष, अपने राज्य के राज्यपाल के समक्ष ये जो है शपथ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अपने राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है त्याग पत्र। ठीक है, त्याग पत्र। यदि हम त्याग पत्र की बात करें तो वहां पे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो राष्ट्रपति को देते थे। ठीक है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते थे। अब यहाँ हाई कोर्ट में यदि हम बात करें दोस्तों, हाई कोर्ट में यदि हम बात करें तो ये हाई कोर्ट के जो जज होंगे वे भी किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, शपथ किसके समक्ष लेंगे, तो यदि शपथ की बात आती है तो ये राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेंगे, और हाई कोर्ट के जो जज होंगे वे अपने राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेंगे। उसके बाद यदि त्याग पत्र की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, और जो हाई कोर्ट के कह सकते हैं जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वो भी राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देंगे। अब चलिए आगे हम देखेंगे इनका कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल। तो हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को देखा था 65 वर्ष, कि उनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पे हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट में इनका कार्यकाल होता है 62 वर्ष का। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 62 वर्षों का। तो कार्यकाल हमने देखा, त्यागपत्र देखा और शपथ देखा। अब ये बात यहाँ पर और आता है दोस्तों कि इन्हें पद से हटाया भी जाता होगा। मान लीजिए किसी भ्रष्टाचार के संबंध में या घूस वगैरह लेने के संबंध में इनके ऊपर जो है केस होता है कि आप भ्रष्टाचार में है या तो असमर्थता के लिए इन्हें पद से हटाने संबंधित बातें भी आती होंगी। तो उसके संबंध में हम कुछ चीजें देखेंगे। हमने आपको सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि यदि वो भ्रष्टाचार या घूस लेने के संबंध में ऐसी प्रक्रियाओं में यदि वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें जो है हमने बताया था कि संसद के, याद होगा आपको दोस्तों, संसद के लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा किसको हटाया जाता था, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। यहाँ भी जो है जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं यदि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप या फिर घूस वगैरह लेने का आरोप लगता है तो उन्हें भी हटाया जाएगा इन्हीं के द्वारा, संसद के लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा। तो इसमें कुछ प्रक्रिया भी आपको हमने बताई थी कि यदि वह जो है लोकसभा में पेश होता है कि लोकसभा में पारित करने की बात आती है तो लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। ठीक है, 100 सदस्य जब तक उसमें अपनी अर्जी नहीं देंगे तब तक वहां से पारित लोकसभा से नहीं होगा। यदि मान लीजिए राज्यसभा में पहले पेश होता है, पहले हटाने संबंधित बातें आती हैं राज्यसभा में, तो यहाँ पे 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, 50 सदस्यों का। ठीक है, लोकसभा में अधिक संख्या होती है इसलिए हमने कह दिया 100, अधिक संख्या तो अधिक का जो है मत होना आवश्यक है, और कम संख्याएं है राज्यसभा में तो सिर्फ 50 का ही हस्ताक्षर होगा तो वहां पे पारित माना जाएगा।
और यहाँ पे दोस्तों अगर हम मंत्रियों वगैरह को देखते थे तो वहां पे होता था महाभियोग की प्रक्रिया। यही प्रक्रिया वहां पे महाभियोग की प्रक्रिया कहलाती थी। पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने संबंधित कहीं भी नहीं लिखा गया है कि इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। महाभियोग की प्रक्रिया यही कहलाती है, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा पारित कर दे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उन्हें पद से हटा दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं महाभियोग। पर यहाँ पे ये महाभियोग शब्द का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। यदि परीक्षा में आता है आपके कि महाभियोग संबंधित इन पे लागू है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको नहीं, यहाँ पे महाभियोग संबंधित बातें इनके ऊपर लागू नहीं होती, पर प्रक्रिया सेम वही है। महाभियोग बातें भले ही ना लागू होती हो, लेकिन प्रक्रिया सेम कह सकते हैं, महाभियोग जैसी ही यहाँ पर देखने को मिलती है। जो है शक्तियों के बारे में, या कह सकते हैं शक्तियां, तो देखेंगे हम शक्तियां। दोस्तों पहली शक्ति इनकी आती है मूल अधिकारिता, ठीक है, मूल अधिकारिता। अब मूल अधिकारिता की यदि बात की जाए दोस्तों, मतलब कह सकते हैं वे सभी न्याय जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत इनके आते हैं, वे सभी न्याय प्रणाली संबंधित वे सभी बातें जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं, वे कहाँ पेश होंगे, हाई कोर्ट में। तो यही इनका एक प्रकार से कह सकते हैं मूल अधिकार है। हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि मूल अधिकार के अलग, मान लीजिए वे राज्यों और भारत, राज्यों और कह सकते हैं कि राज्य भारत, तो इस प्रकार के जितनी भी बातें आती थी तो वे कहाँ पेश होती थी, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यदि यहाँ पे मूल अधिकारिता की हाई कोर्ट में बात करें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो भी इनके राज्य के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगी बातें, वे कहाँ पेश होंगी, हाई कोर्ट में। अब मौलिक अधिकार की यदि बात करें, जैसे मान के चलिए विधानमंडल की बातें, विधानमंडल विधान परिषद या विधानसभा संबंधित कोई भी कह सकते हैं कि समस्या आती है तो वो हाई कोर्ट में पेश की जा सकती है। तो यही है वो मौलिक अधिकार कि इनके राज्य के अंदर में जो भी इनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं वे हाई कोर्ट में पेश होंगे, ठीक है। पहले वे हाई कोर्ट में ही पेश होंगे। तो कह सकते हैं कि हाई कोर्ट में ही पेश होंगे जो इनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत आएंगे। हमने देखा कि हाई कोर्ट में ही पेश होंगे जो इनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे, राज्य के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। अर्थात यह कह सकते हैं कि हमने बताया आपको कि विधानमंडल की जो बातें, अर्थात विधान परिषद, विधानसभा संबंधित जो भी बातें उठती है, समस्याएं आती। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे रीट, ठीक है, रीट। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे अनुच्छेद 32 के तहत ये जो है 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। ध्यान देंगे 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा चीज अपीलीय अधिकार, ठीक है, अपीलीय अधिकार। यदि दोस्तों अपीलीय अधिकार की बात करें तो अपील संबंधित यह कह सकते हैं कि जो भी राज्य विशेष संबंधित बातें होंगी वे पहले हाई कोर्ट में ही पेश होंगी, ठीक है, पहले हाई कोर्ट में ही पेश होंगी। अर्थात यह कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के ऊपर, जैसे हमने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट वह कह सकते हैं वह न्यायपालिका का यह भाग है कि इसके ऊपर केस नहीं पेश होगा, ठीक है, इसके
ऊपर याचिका दायर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इसके अपीलीय अधिकार में है कि हाई कोर्ट तक, अर्थात राज्य के संबंधित बातों तक यहाँ पर इसे अपीलीय अधिकार है कि यहाँ हाई कोर्ट राज्य के अंदर एक अपील के रूप में एक अपीलीय अधिकार इसको कह सकते हैं प्राप्त है कि हाई कोर्ट के ऊपर आप नहीं जा सकते, हाई कोर्ट के अंदर आप रहिए, आपको यहाँ न्याय मिलेगा। यदि आपको यहाँ पे न्याय नहीं मिलता तो तब आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे चौथी चीज, न्यायिक पुनराविलोकन। ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन की बात करें दोस्तों, न्यायिक पुनराविलोकन अर्थात हमने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था कि न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई बिल वगैरह विधेयक यदि वह संसद या विधानमंडल में पारित हो जाता है, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो विधानमंडल की बात करेंगे कि विधानमंडल में वह पारित हो जाता है, तो न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब यही है कि मान लीजिए उस स्थिति में हाई कोर्ट उसको मान्यता दे देती है, उसे मान्य कर देती है और बाद में वह जनता में आक्रोश की भावना पैदा करती है। ठीक है, वह बाद में जनता में आक्रोश की भावना पैदा करती है, तो वहां पे यह इसे शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायिक पुनराविलोकन कर सकती है, अर्थात उसे रद्द कर सकती है। जो भी उस पे बातें उस समय दे चुकी रहेगी उसे उसका न्यायिक पुनराविलोकन अर्थात उसे बाद में भी रद्द कर सकती है। तो यही हमने देखा, न्यायिक पुनराविलोकन की भी शक्ति से प्राप्त है। तो हमने यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 चीजें सामान्यतः रूप में हमने यहाँ पे देखा। मूल अधिकारिता क्या है, हाई कोर्ट में ही पेश होंगे जो इनके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, अर्थात राज्य के मौलिक अधिकार विशेष कह सकते हैं कि विधानमंडल संबंधित बातें जो होंगी वे मूल अधिकारिता के अंतर्गत हाई कोर्ट में ही पेश होंगे। उसके बाद रीट अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकते हैं। कह सकते हैं कि विधानमंडल का यदि मान लीजिए नहीं चल रहा है, विधानमंडल काम नहीं कर रही है उस समय, तो यहाँ पर इसे यह शक्ति प्राप्त है कि ये अपने हिसाब से उस राज्य में उस चीज को लागू कर दे तब तक के लिए जब तक कि विधानमंडल का क्या कहते हैं कार्यभार नहीं चल रहा हो, कार्यप्रणाली नहीं चल रही हो। उसके बाद अपीलीय अधिकार में देखा कि राज्य के अंतर्गत हाई कोर्ट एक ऐसा कह सकते हैं कि न्याय संबंधित बातों के लिए राज्य के अंदर हाई कोर्ट एक ऊपरी सदन है। राज्य में हाई कोर्ट ऊपरी सदन है, इससे ऊपर जाएंगे तो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि राज्य की बात करें तो राज्य में यह ऊपरी न्याय संबंधित बातें जो होंगी यहीं पेश होंगी हाई कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद न्यायिक पुनराविलोकन हमने आपको बताया कि किसी विशेष संबंधित बातों पे ये न्याय दे दे, उसके बाद वे जनता में आक्रोश की भावना पैदा करे तो उसका वो न्यायिक अर्थात बाद में वो उसे रद्द कर सकती है। तो हमने यहाँ तक बातें देखी। अब हम दोस्तों आपको दिखाएंगे आगे इसी में कि किन किन राज्यों में किस प्रकार से उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो है 1862 से, ठीक है, 1862 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा और तभी से हाई कोर्ट हमारे भारत में चल रहा है। 1862 में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। उसके बाद फिर अपने अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार इसमें कई बातें चर्चा बदली गई। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि किन किन राज्यों में जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और किन राज्यों क्या किन राज्य के संबंधित बातें या कह सकते हैं कि किन राज्य में उनका मुख्यालय है। ठीक है, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक मुख्यालय हो सकता है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। यदि वर्तमान समय की बात करें दोस्तों तो वर्तमान समय में 25, ठीक है, देखेंगे हम 25 मुख्य कहते हैं हाई कोर्ट हमारे भारत में है। 25 हाई कोर्ट, ठीक है, 25 हाई कोर्ट हमारे भारत में अभी मौजूदा वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और हम जानते हैं कि हमारे भारत में इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य तो 28 तो भाई हाई कोर्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हमने देखा 25 हाई कोर्ट, तो जो कुछ बचे राज्य हैं 2-3 राज्य कहीं एक
उनका मुख्यालय है, तो यही देखेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख दिया है और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से याद करना है। दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और ये हमने आपको शुरू में ही बताया कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। तो 25 उच्च न्यायालय है, तो अब हमने ये भी बताया कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली वह केंद्र शासित प्रदेश है जिसका उच्च न्यायालय दिल्ली में ही है और उसके बाद अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है वे भी दिल्ली के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसको हमें नहीं देखना है, हमें राज्यों का देखना है और जिस राज्य का हम देखेंगे, जिस राज्य की राजधानी कह सकते हैं, जिस राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय है उसे हमें याद नहीं करना है। ठीक है, हम बस इतना ध्यान देंगे कि जिस राज्य की राजधानी में उसका उच्च न्यायालय ना होकर बल्कि किसी और जिले में व्यवस्था कर दी गई है, किसी और जिले में मुख्यालय है, उसको हमें याद रखना है। और याद उसे नहीं रखना है जिसका कि उसी राज्य की राजधानी में है। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार, बिहार की राजधानी पटना, तो अगर यहाँ पे आता है बिहार का जो है हाई कोर्ट कहाँ है, तो बिहार का जो हाई कोर्ट है वो पटना में, उसकी राजधानी में। अब आएगी जैसे झारखंड, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची। और यदि पूछे लेगा कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है, मुख्यालय हाई कोर्ट का है वो कहाँ है, तो रांची उसकी राजधानी में ही है। तो राजधानी वालों को हमको नहीं याद करना है, हमें याद करना है जिनकी राजधानी में मुख्यालय ना होकर किसी और जिले में व्यवस्था कर दी गई। तो देखते हैं, पहला है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यालय हाई कोर्ट जो पीठ है, मुख्यालय है वो है इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़। अब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ, लेकिन लखनऊ में इसका मुख्यालय ना होकर कहाँ है, इलाहाबाद में। तो हमें इन्हीं राज्यों को देखना है जिनके राजधानी मुख्यालय ना होकर कहीं और है। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी हम जानते हैं रायपुर, लेकिन राजधानी में ना होकर है बिलासपुर में। ठीक है, हम याद रखेंगे कि इसके राजधानी में ना होकर कहीं और है, अर्थात बिलासपुर में है। उसके बाद असम, असम का हम देखेंगे गुवाहाटी। असम की राजधानी चूंकि हम जानते हैं दिसपुर, लेकिन इसके राजधानी में ना होकर गुवाहाटी में है। और एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमने बताया एक या एक से अधिक राज्यों का एक मुख्यालय हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए असम का गुवाहाटी है, पर नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जिनका जो हाई कोर्ट का मुख्यालय है वो कहाँ है, गुवाहाटी में है। ठीक है, तो असम के साथ साथ ये नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी हम याद रखेंगे, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। उसके बाद गुजरात, गुजरात की राजधानी की यदि हम बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, लेकिन गांधीनगर में ना होकर अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है, अहमदाबाद में मुख्यालय है। उसके बाद केरल, केरल को यदि हम बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम में ना होकर एर्नाकुलम में हाई कोर्ट का पीठ स्थित है, एर्नाकुलम याद रखेंगे। और केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का जो भी मुख्यालय है वो भी एर्नाकुलम में है। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, शॉर्टकट में हम एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी अगर बात करें तो भोपाल, पर भोपाल में इसका पीठ ना होकर कहाँ पे है, जबलपुर में। ठीक है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश का उसकी राजधानी में ना होकर कहाँ है, जबलपुर में। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी हम जानते हैं भुवनेश्वर, पर भुवनेश्वर में ना होकर कहाँ है, कटक में। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, पर भुवनेश्वर में ना होकर कहाँ है, कटक में। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान की राजधानी हम जानते हैं जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसकी राजधानी जयपुर में ना होकर कहाँ है, जोधपुर में। उसके बाद उत्तराखंड, राजस्थान का जो मुख्यालय हाईकोर्ट का है वो कहाँ है, जोधपुर में, अर्थात जयपुर में ना होकर जोधपुर में। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी हम जानते हैं देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पर देहरादून में ना होकर कहाँ है, नैनीताल में। उत्तराखंड का हाईकोर्ट का मुख्यालय नैनीताल। उसके बाद बम्बई, बम्बई का मुंबई में है। उसके बाद यहाँ पे मुंबई का यदि बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र भी इसी के मुंबई के अंतर्गत आ जाता है। पूछ लिया जाता है महाराष्ट्र के हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में ही है। उसके बाद कलकत्ता, कलकत्ता यदि हम बात करें दोस्तों, कलकत्ता का तो कलकत्ता ही में, और साथ ही साथ अंडमान और निकोबार
ठीक है, हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है वो राज्य के तौर पे एक है, छोटा राज्य अंडमान निकोबार। तो उसका भी कहाँ है, कलकत्ता में ही मुख्यालय स्थित है। और ये 2-3 बचे हुए, इनको देख लेते हैं। चेन्नई, ठीक है, चेन्नई अर्थात हम जानते हैं कि ये चेन्नई का जो है तमिलनाडु में है, नहीं चेन्नई, ठीक है, ये कर्नाटक, हम सुनते हैं कर्नाटक की एक प्रकार से देखें तो राजधानी के तौर पे, ठीक है। तो ये चेन्नई जो है इसका तमिलनाडु और पादुचेरी का जो मुख्यालय वो कहाँ है, चेन्नई में है, ठीक है। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी हम जानते हैं चंडीगढ़, ठीक है, तो इसका भी है पंजाब और हरियाणा का एक ही जगह चंडीगढ़ में। उसके बाद हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का हैदराबाद। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्लियर किया उच्च न्यायालय की कहा किनके उच्च न्यायालय के मुख्यालय स्थित है, और हमने आपको बताया कि हमें याद उन्हें रखना है जिनके राज्य के मुख्यालय राजधानी में ना होकर कहीं और है, और याद हमें उन्हें नहीं रखना है जिनके राज्य के जो मुख्यालय हाईकोर्ट के वो राजधानी में ही है। तो हमें राजधानी यदि याद है तो हम उसके मुख्यालय भी याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आप सबके सामने नए चैप्टर लाऊं। और ये तो चलिए दोस्तों, हम आज आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।